हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 1 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और साथ में ही हम स्टडी करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमें टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले। स्टूडेंट्स, आप सभी ने आई होप सॉलिड स्टेट का जो वन शॉट वीडियो जो मैंने ऐसे ही बनाया है वो आप सभी ने देख लिया होगा। अगर कुछ भी डाउट है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन जो है उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए गए हैं। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में देखिए जरा, इसमें उन्होंने मोलार मास किससे रिप्रेजेंट किया गया है, मास ऑफ द सोल्यूट किससे किया गया है, और जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो सभी इसमें दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको आप याद भी रख सकते हैं ताकि हमें जो है इजी हो जाए इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में बेटा मोलारिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन, और साथ में ही मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के जितने भी रिलेशन है ये सभी रिलेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये जो है इसको शॉर्ट में देखिए, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे नोट से शॉर्ट में पढ़ाए गए हुए, जो जिससे आप बहुत ही अच्छे से जो है इन सभी टॉपिक्स को प्रॉपरली मेमोराइज कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन ऑफ अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम कंटेन्स। अब देखो हमारे पास में क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अमालगम है ऑफ मर्क्यूरी, है ना। तो जब ये सॉल्यूशन ऑफ अमालगम ऑफ मर्क्यूरी जो है विथ सोडियम कंटेन्स, तो मतलब हमें सोडियम तो है उसके साथ में, तो हमें से क्या कहा गया है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दिए गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं अमालगम ऑफ मर्क्यूरी की, हम बात कर रहे हैं अमालगम ऑफ मर्क्यूरी। और ये जो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी जो होता है, इस अमालगम ऑफ मर्क्यूरी में क्या होता है, इसमें जैसे कि हम कहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम सॉलिड सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, जिसमें मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी जो है वो एक लिक्विड है और वो यूज होता है एज अ सोल्यूट की तरह। और जबकि इसमें सोडियम जो है, सोडियम क्या रहेगा, सोडियम जो रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। मतलब ये जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल है सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जिसमें से सोल्यूट क्या होना चाहिए, मर्क्यूरी जो कि एक लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सोडियम जो कि क्या है, सॉलिड है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर सैंपल कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड O2, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ppm इन द सैंपल इज। अब देखो ये ppm पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 ppm इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 6 mg होता है, ठीक है, मिलीग्राम होता है। अब हमसे बोला गया है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कितना मिला है, 10 टू द पावर 6 mg जो है कंटेन 6 mg ऑफ डिसॉल्व्ड O2, राइट। सो हम ये कहेंगे यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन जब हमसे पूछा गया तो हम नेक्स्ट ये करेंगे कि 1 kg ऑफ वाटर मतलब के साथ कितना हो गया, 10 टू द पावर 6 mg होता है। तो हम कहेंगे 10 टू द पावर 6 mg वाटर कंटेन्स, 10 टू द पावर 6 mg वाटर कंटेन्स कितना है, 6 मिलीग्राम ऑफ O2। कितना लिख रहा है वो, 6 मिलीग्राम ऑफ O2। अगर ये 6 मिलीग्राम ऑफ O2 लिखता है यहाँ पे, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो होगा 6 ppm। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 6 ppm। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 6 ppm इज द करेक्ट आंसर एंड दैट वन इज ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 1.0 मोलार एक्वस सॉल्यूशन इज, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, राइट। तो ये हो गया हमारा 1 मोलार। तो अब यहाँ पर जब हमें अगर वाटर का पूछा गया है
तो वाटर में हम क्या कहते हैं, वाटर में जनरली कितने रहते हैं, जैसे अब देखो मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताऊँ आपको, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 लीटर में निकालना है अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 55.5 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, हमें सोल्यूट ना दिया है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम क्या किए, हम नंबर ऑफ मोल्स में इसको ऐड कर देते हैं ना, कितना 55.5 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.55। अब अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो देखो मोल फ्रैक्शन के लिए x के लिए क्या होता है हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन मतलब होता है कि मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, कितना है मोल्स ऑफ ए सोल्यूट 1 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए सोल्यूट कितना हुआ 6.55, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 0.0177। तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्या कह रहा है, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन डज द इथिलीन ग्लाइकोल यूज्ड एज अ एंटीफ्रीज। तो जैसे हमें पता ही है कि एंटीफ्रीज की तरह यूज करते हैं, इसको डायरेक्टली हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको याद रखना है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए आपको, तभी ये जो है इस तरीके से एंटीफ्रीज की तरह वो वर्क कर सकता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन अ वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। ठीक है, इसका जो है सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो हमसे ही बोला गया है कि इनमें से कौन से कंडीशन में जब आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, रैपिड होगा। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर हो जाएगा, शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर होगा, तो और पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर होगा, और लास्ट में जो दिया है पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। सबसे पहले देखो कोल्ड वाटर में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आपने हॉट वाटर में डाला तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में पाउडर्ड शुगर है। पाउडर्ड शुगर जो रहती है वो ज्यादा इजी रहेगा हमें डिसॉल्व करने में इन हॉट वाटर। सो फॉर 5th ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। फिर आते हैं हमारे ऑप्शन क्वेश्चन 6 की तरफ। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। क्या बोला गया है, ध्यान से समझो, इसमें हमसे बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट, राइट। तो सॉलिड सोल्यूट का जो डिसोल्यूशन होता है इन अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, क्या बोला गया है, लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड जीरो। तो आंसर जो होगा उसका वो होगा इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट दैट इज KH इज ग्रेटर फॉर द गैसेस विथ हायर सोल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर द गैसेस विथ लोअर सोल्युबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सोल्युबिलिटी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ ए पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो बेटा ये हमने एनोक्सिया के बारे में पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो जब हम एनोक्सिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से हमें लो कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है हमसे कि 50 ml ऑफ, देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है ये, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, मोलार मास जिसका इतना दिया हुआ है, कंटेन 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, राइट। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अब देखो क्या क्या चीजें दी गई है, अभी हम सबसे पहले देखते हैं। हमें दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कितने हैं, 6.02 × 10⁻22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है तो सबसे पहले तो मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। मोल्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर भी यही हो जाएगा 23। तो हमारा मोल्स जो आ रहा है वो मोल्स आ रहा है हमारा 0.1 मोल आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, 50 ml वॉल्यूम कितना दिया है, 50 ml। तो 50 ml वॉल्यूम इट मीन 0.5 लीटर। मोलारिटी के फॉर्मूला में, अब देखो मैंने मोलारिटी क्यों, क्योंकि ऑप्शन में
जितने भी आंसर्स दिए सब मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स लेते अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना है 0.05 आएगा, ये कितना है 0.05 लीटर। तो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 2 मोलार। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन इसके पहले भी बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म में आपने डाला है डाइइथाइल ईथर, तो ये क्या होगा, तो हम सिंपली कहेंगे ये जो बहुत ही इजी, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हम फॉर्मेशन, हम ब्रेकिंग और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी देखते हैं, तो इस बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मिथेनॉल एंड एसीटोन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनॉल एंड एनिलीन, ये सभी जो है ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से, राइट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला गया है, तो जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इट मीन्स उनके वेपर प्रेशर में, वेपर में सेम कंपोजिशन होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। बाकी सब है जो ये जो है डिफरेंट दिखाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than that of the dilute solution, right। अब चलिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप बाकी ऑप्शन जब रीड करोगे तब आपको रिलेट कर सकते हो कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रीवेल्स बिकॉज। ये तो बहुत ही इजी है, ऊपर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत ही इजी है। आप 1 मिनट का टाइम लेके खुद ही मुझे जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो ये होता है इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, इफ वी प्लेस द ब्लड सेल्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड दे वुड स्वेल एंड दिस इज बिकॉज, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इसके लिए हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है या नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ ए बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ही हम यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है जब भी अगर हमें मेजरमेंट करना है तो, राइट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स रहेगा। यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, करेक्ट, ये करेक्ट है, ये गलत तो है नहीं। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट टू द रीजन ऑफ ए हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। देन द वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस, ये करेक्ट है। Then relative lowering of vapor pressure is dimensionless quantity, yes, क्योंकि ये एक रेशियो है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन सभी स्टेटमेंट में से जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है,
बट फिर भी मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल बी अ सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, इनका फॉल्स है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू CRT। यस, करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0 m aqueous solution of बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज। तो देखो यहाँ पर जो इन्होंने लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सुक्रोज बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होता, एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड कंसिडर किया जाता है, BaCl2 ज्यादा अच्छी तरह। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आयोनिक है बट इसका आई फैक्टर ज्यादा होने की वजह से यही करेक्ट रहेगा इसका सीक्वेंस। फिर हम आते हैं ऑप्शन डी की तरफ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोल रहा है ये, व्हेन KCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर KCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तब क्या होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेस। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की ही बात हो रही है। तो जब भी हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से इंक्रीज होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट वन इज क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है कि कंपेयर्ड टू पुरी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली इज। अब देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है इसको, तो अभी हमें इसको समझने की जरूरत है ना। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली, तो हम कहते हैं इसका लेस होना चाहिए, आंसर जो है इसका लेस होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दिल्ली में जो है पोल्यूशन ज़्यादा है तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी, और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है तो इस बेसिस पे इसने इसका आंसर फाइंड आउट किया है, और वो आंसर होना चाहिए लेस। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या कह रहा है ये, अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर वॉज फाउंड टू कंटेन 40 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 in 10 ग्राम ऑफ सैंपल, द ppm MgSO4 इन द सैंपल विल बी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो देखो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहे हैं इन्होंने कहा है कि जो ppm ऑफ सोल्यूट जो है, ppm ऑफ सोल्यूट हम ले लेते हैं यहाँ पे 10⁶ होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, वेट ऑफ ए सोल्यूट रहेगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब हम ये भी कह सकते हैं और सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ppm ऑफ MgSO4। तो MgSO4 के ppm में भी 10⁶ रहेगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पर 40 mg है, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 10 kg है। ठीक है, अब देखो जब आप इसको ppm ऑफ MgSO4 जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तब आपका आंसर कितना होगा 40 इंटू 10⁻³ ग्राम, अपॉन यहाँ पर होगा 10 इंटू 10⁻³ ग्राम यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा ये देखो इज इंटू 10⁶। तो जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तब आंसर होगा इसका 4 ppm, और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा 4 ppm इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर एक ऐसा है जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसका नियर बाय आंसर या फिर बहुत बार एग्जैक्ट आंसर भी आपको वहां पर मिल सकता है। राइट, एग्जैक्ट आंसर भी आपको वहां पर मिल सकता है, तो आपको उन सभी आंसर्स को उस तरीके से नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो, इफ द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड is 1.35 molar then its molarity will be।
मोलालिटी कितनी होनी चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा खुद से सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देती हूँ डायरेक्टली, 1.52 मोलार। ये काफी इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ द मोलालिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी। तो अगर मोलारिटी जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, अगर हम क्या करते हैं उसको डबल कर देते हैं, तो क्या कहा है कि मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो होगी अनचेंज्ड। अनचेंज्ड क्यों? अनचेंज्ड इसीलिए होगी यहाँ पर, देखो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम डबल करते हैं मोलारिटी की वैल्यू, तो वहां पर क्योंकि KF जो है डिप्रेशन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, इसीलिए अनचेंज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, when dry grapes or resins are placed in a water they swell due to, again very easy question, कि वो swell क्यों होते हैं, they swell due to osmosis। the mixture that forms minimum boiling azeotrope, again ये भी हमारा NCERT का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा N-hexane एंड एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है when an egg is placed in a concentrated solution of sodium chloride it shrinks due to, तो एग जो है ये श्रिंक क्यों होता है, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर, जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसका सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है, इसीलिए ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स इसी तरीके से देखिए 29, 30 और ये आगे वाले क्वेश्चंस जो है ये आपको यहाँ पर 50th क्वेश्चन तक के जो है मैंने यहाँ पर आपको करके दिया हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ तक के तो मैंने सॉल्व खुद करके दिए हैं आपको। अब यहाँ तक के क्वेश्चंस जो है आप 2 मिनट्स का टाइम लेके यहाँ पर पॉज करके रखिए और फिर अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन सी टर्म अफेक्ट नहीं होती, तो अफेक्ट जो नहीं होती वो होता है हमेशा से मोलालिटी, कभी भी अफेक्ट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, बाय द टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता, तो हम कहेंगे टेम्परेचर से जो अफेक्ट नहीं होता है वो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मोलारिटी जो है अफेक्टेड, इन्होंने क्या बोला अफेक्टेड, तो मोलारिटी अफेक्ट हो सकती है, वॉल्यूम यूज होता है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम यूज होता है और इसमें तो वॉल्यूम यूज होता ही होता है, तो जब भी वॉल्यूम यूज होगा वहां पर टेम्परेचर अफेक्टेड रहेगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, द सोल्यूबिलिटी जो है सॉलिड और लिक्विड की किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, प्रेशर के ऊपर नहीं रहती है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अगेन एक इजी सा न्यूमेरिकल है जो आज जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली है। आप 2 मिनट्स का टाइम लीजिए और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 0.0196। काफी इजी है ये क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इन अ प्रेशर कुकर इज, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इन अ प्रेशर कुकर अगर आप देखोगे तो ये कितना आता है, ये आता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, स्टीम होती है, ठीक। अगर स्टीम होती है तो ये इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द पॉट और जिसकी वजह से दे हैव टू, और फिर हम कहेंगे कि विच सेट द प्रेशर अबाउट हायर देन द स्टैंडर्ड प्रेशर, मतलब इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर रहता है और इसीलिए अबाउट 100 डिग्री आपको याद रखना है। द मोलालिटी ऑफ ए वाटर इज, मोलालिटी ऑफ वाटर इज 55.5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया है कि किस तरीके से सॉल्व होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए इसमें से, तो हम कहेंगे इसमें से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यही हमने स्टडी किया हुआ है।
फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट एंड दिस लॉ इज नोन एज। तो ये इस लॉ को हम क्या कहते हैं? दिस लॉ इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कहते हैं, राइट। तो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ही हम इसका जनरली लिखते हैं हमारे आंसर शीट में। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है ये? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं इनके पास में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के पास में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और जिसकी वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन जो है ये अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इजी न्यूमेरिकल। आप ये अपने आप से सॉल्व कीजिए बेटा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा एंड दैट वन इज 0.1 मोलार। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 39। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज। अब जैसे कि हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, ये इसकी जगह पे n/v की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉन्सेंट्रेशन लिख सकती हूँ। तो हम ये कहेंगे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज नहीं होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉट बोला है तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी होती है, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 42 क्या कह रहा है? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए गिवन सुगर सॉल्यूशन इज दिस वन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था C इज इक्वल टू पाई अपॉन RT। आप इसमें वैल्यूज रखिए 2.5, R की वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें यहाँ पर, और उसके बाद में 297 टेम्परेचर भी लिख लिया हमने और वो भी लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो आता है वो होता है 1025। आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो होगा 0.1025। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अगेन इजी न्यूमेरिकल है। सिंपली फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करना है एंड कैलकुलेशन करके देखना है। कैलकुलेशन जब करोगे तब आपको ऑप्शन बी जो है वो आपको करेक्ट दिखेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पर लीटर इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन तो मोलारिटी की है, इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन बी। Then the boiling point of a solution containing non-volatile solute is, the boiling point of a solution containing non-volatile solute is हमेशा elevated, elevated मतलब क्या होता है? increased, इसलिए elevated is the correct answer। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? एन aqueous solution of a methanol in water has vapor pressure। इसमें जो है वेपर प्रेशर कितना होता है? मोर देन दैट ऑफ द वाटर। ये होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या दिया है हमें, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। 5 ml ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, 20 ml नॉर्मल ऑफ H2SO4 एंड ये दिया गया है मिक्स टुगेदर एंड द वॉल्यूम इज मेंटेन टू 1 लीटर एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। तो इसके लिए देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर हमें इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना है तो हम ये कहेंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। आप इसमें वैल्यूज पुट करिए सिंपली, तो हम ये लिखेंगे N इंटू ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पर 5 प्लस 1/2 इंटू 20। क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, प्लस 1/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब नॉर्मेलिटी जो आ रही है आपकी वो होगी 1/40। तो देखो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अगेन ये छोटा सा न्यूमेरिकल है।
काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। ऐसा सेम न्यूमेरिकल मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, तो आप उसको प्रॉपरली करिए बेटा, और आंसर यू विल गेट इट एज अ 0.2 मोलार। अब आते हैं हमारे 49th क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है ये, इफ NaCl इज एडेड टू आइस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल। अगर NaCl को आइस में ऐड कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस होगा इसके, तो हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाले इसमें कॉन्सेप्ट में आता है। और लास्ट में सबसे इजी क्वेश्चन, दैट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन तो शायद ही आएगा बेटा, बट स्टिल अगर एक कंटिन्यूएशन में आ गया है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप ये सभी 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, और इसी के साथ में आप बाकी भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि हमारा पेपर जो है वो हम बहुत अच्छे से कर सके और हम अच्छा स्कोर कर सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।